जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हम कंटिन्यू करते हैं हमारी सोशियोलॉजी की सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था किस तरह से भारत के अंदर समाज शास्त्रियों ने एक नींव रखी थी, समाज शास्त्र की नींव रखी थी। समाज शास्त्र का मतलब क्या होता है, किस तरह से हमने पश्चिमी सभ्यता से या कह लो यूरोपियन नेशन से, वहाँ के देशों से हमने किस तरह समाज शास्त्र को अडॉप्ट किया है। कोई भी चीज़ वहाँ पे डेवलप होती है तो भारत उसको अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए तमाम तरह की चीज़ हमने डिस्कस करी थी। जीएस घुरे कौन है, उनके उनको हम पितामह क्यों कहते हैं भारतीय समाजशास्त्र के, और तमाम तरह के जितने भी सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं भारत के अंदर, उन सभी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। हम उनकी उनकी पीढ़ियों के बारे में बात कर चुके हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी कौन सी थी, उन्होंने किस किस क्षेत्र में अपनी अपनी बातें रखी, वो तमाम तरह की बातें डिस्कस हो चुकी है। प्लीज अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक एंड डू वॉच दैट वीडियो। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर रहेगा वर्ण सिस्टम के ऊपर। वर्ण सिस्टम क्या होता है, देखिए दरअसल आपके सिलेबस के अंदर अगर आप देखें, आपके सिलेबस में हमने ये टॉपिक हम लगभग कवर कर चुके हैं। भारत में समाजशास्त्री विचारों का विकास, किस तरह से भारत में समाजशास्त्री के विचारों का विकास हुआ है, वो सभी तमाम बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने कौन से काम किए, किताबें, तमाम तक बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय समाज में जाति, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये वाला पॉइंट। भारतीय समाज में जाति और वर्ग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कास्ट एंड क्लास। लेकिन आप कास्ट को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप वर्ण सिस्टम को नहीं समझ पाते। कई दफा ऐसा होता है हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि वर्ण सिस्टम इज इक्वल्स टू कास्ट। वर्ण और कास्ट काफी अलग अलग होते थे। वर्ण कास्ट नहीं होता, कास्ट वर्ण नहीं होता है। लेकिन इसका कंफ्यूजन क्या है हम दूर करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ण सिस्टम, और कास्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, सो अच्छा, वर्ण सिस्टम को समझने से भी पहले हमारे लिए जरूरी है कि जो समाज के अंदर स्तरीकरण है, क्योंकि देखिए हर समाज के अंदर आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी समाज में चले जाएं, आपको इनइक्वालिटी जरूर मिलेगी। आपको वहां पे अस्थिरता जरूर मिलेगी। आपको गरीब लोग, अमीर लोग, तरह तरह के लोग मिलेंगे जिनके अंदर बीच में कुछ फर्क है। फर्क का कुछ आधार होता है। फर्क का आधार मोस्टली क्या होता है, तो क्लास होता है। आपका जो आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, क्लास उसका बेसिक आधार होता है। स्टेटस, आपका जो प्रेस्टीज, आपका लेवल है, आपका जो रुतबा है, रॉब है समाज के अंदर, उस पर आधार होता है। और तीसरा आपकी ताकत, कितनी ताकत आपके पास है। इन तीन आधार पर, क्लास, स्टेटस एंड पावर, जैसे कहते हैं कि ये हायर क्लास के लोग हैं, ये लोअर क्लास के लोग हैं, इनके पास ज्यादा पावर है, इनका स्टेटस बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो ये जो आधार होते हैं, इन आधार पर हर समाज के अंदर इस तरह का कुछ विभाजन हो रखे हैं। हर समाज के अंदर इस तरह का स्तरीकरण हो रखा है। तो वर्ण सिस्टम को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है, हम सबको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में जाए, किसी भी समाज में जाएंगे तो वहां पे आपको इनइक्वालिटी डेफिनेटली मिलेगी और आपको वहां पे स्तरीकरण डेफिनेटली मिलेगा। तो हम डिस्कस करते हैं पहले सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, देखिए इसका अर्थ है किसी दी गई जनसंख्या या श्रेणीबद्ध रूप से वर्गों के विभेद करना। वर्गों में विभेद करना, देखिए वर्गों के अंदर विभेद हो रखा है। ये सभी अलग अलग, इन लोगों के पास सबसे कम पावर है, कम स्टेटस है, कम क्लास है। इन लोगों के पास हायर स्टेटस है, हायर पावर है, हायर क्लास है। तो क्लास, स्टेटस और पावर के आधार पर ये पूरा वर्गों को इन्होंने डिवाइड कर रखा है, स्तरीकरण कर रखा है प्रतिष्ठा और शक्ति के आधार पर। उसके बाद समाज शास्त्रियों ने चार प्रमुख प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण को प्रतिष्ठित किया है, जिसका अर्थ है चार तरह के जो सामाजिक स्तरीकरण होते हैं वो क्या होते हैं। पहला है गुलामी, क्योंकि पहले जमाने में, या यूं कह लो कि भारत के अंदर भी सालों 500-600 साल पहले गुलाम सभ्यता थी। यहाँ पे भी गुलाम दासी कल्चर था। लेकिन अगर हम भारत से बाहर जाके बात करें तो अमेरिका के अंदर भी स्लेव कल्चर काफी तक चला है। वहां पे जो गोरे काले का जो फर्क है, जो डिवीजन है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो काफी ज्यादा प्रचलित है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, पश्चिमी सभ्यता के अंदर। वहां पे काले लोगों को गोरों के बराबर नहीं माना जाता है। वहां पे नस्लवाद बहुत ज्यादा है। वहां पर जो गोरे लोग होते हैं उनको सुप्रीम माना जाता है और जो काले लोग होते हैं उनको काफी निचले स्तर का माना जाता है। ये जो नस्लवाद है, तो जो काले लोग हुआ करते थे उनके साथ वो स्लेवरी करवाते थे, स्लेव ट्रेड करके। ये तमाम तरह की बातें हम डिस्कस करेंगे जब हम कवर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। जब हम विश्व इतिहास को डिस्कस करना शुरू करेंगे तब ये बातें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो खैर, गुलामी एक इसका आधार है। संपदा, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी, आपके पास संपत्ति कितनी है, उसके आधार पर एक स्तरीकरण होता है। अगर ये जो इंसान यहाँ पे रह रहे हैं, डेफिनेटली इनके पास संपदा, इनके पास प्रॉपर्टी इनसे ज्यादा है, और इनसे ज्यादा है लेकिन इनसे कम है, तो ये उनसे ऊपर है, ये इनसे नीचे है, और ये दोनों इनसे नीचे हैं। जाति और सामाजिक वर्ग, जाति के आधार पर भी स्तरीकरण होता है और सामाजिक तरीके से जो समाज के अंदर कुछ ऐसी
रीतियां होती है समाज के अंदर, कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ ऐसे डायमेंशंस होते हैं जिनके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि स्तरीकरण होना चाहिए। तो ये भी एक आधार है। एक आधार है आपकी स्थिति का। स्थिति से मेरा मतलब ये है कि आज अगर मेरी स्थिति अच्छी है, आज अगर मेरी स्थिति अच्छी है, कहने का मतलब है अगर आज मान लीजिए मैं नहीं, अगर हम किसी की बात करें जैसे विजय माल्या की अगर हम बात करें, एक समय था विजय माल्या एक टाइकून थे, बिजनेस टाइकून थे भारत के अंदर, लेकिन जैसे उन पे केस दर्ज हुआ, जैसे उनको भारत से भगोड़ा घोषित किया गया है, वो जब भारत छोड़ के भाग गए थे, अब उनकी स्थिति क्या हो गई। तो जब इंसान की स्थिति बहुत अच्छी होती है, राजा से रंक बनता है, तो इंसान वही है, सोसाइटी वही है, समाज भी वही है, लेकिन उसकी स्थिति बदल गई है। तो उस स्थिति के आधार पर उसकी क्लास बदल गई है, उसका स्तरीकरण हो गया है। पहले विजय माल्या साहब यहां पर थे, आज वो इसके भी नीचे हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो स्थिति का आधार ये होता है, स्थिति का मतलब ये है। तो इन चार आधारों के इन चार बातों के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण होता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल मतलब सोसाइटी, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्ट्राटा मतलब लेयर्स। जैसे ये लेयर है, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो ये जो लेयर है इन्हें कहते हैं स्ट्राटा। तो ये है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब इन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के बाद अब हम जंप करेंगे वर्ण सिस्टम के ऊपर। देखिए वर्ण सिस्टम क्या था, वर्ण क्या है। वर्ण एक संस्कृत शब्द है जो आवृत करने के लिए, गिनने, वर्गीकरण करने के लिए, विचार करने, वर्णन करने या चुनने के लिए रखा गया है। हम चुनते हैं, हम वर्गीकरण करते हैं। दरअसल इसका जो सही मायने में संस्कृत में अर्थ है, उसका मतलब है कलर, आपका रंग, आपका रंग। जैसे हम इंद्रधनुष देखते हैं, उसमें अलग अलग तरह के वर्ण हैं, अलग अलग तरह के उसमें कलर हैं। जैसा कलर होगा उसकी सुंदरता काफी, तो उसके पैरामीटर उस पर डिसाइड होते हैं। तो वर्ण का मतलब है कलर। अगर हम उसका लिटरल सेंस देखें तो सोसाइटी को भी, एक समाज को भी अलग अलग रंगों के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया गया है। अगर हम संस्कृत की बात करें, अब आप बोलेंगे सर क्या ये शास्त्रों में लिखा गया था कि ब्राह्मण ऊंचे रहेंगे, जो दलित हैं वो नीचे रहेंगे, शूद्र नीचे ही रहेंगे, और ये वर्गीकरण हुआ क्यों। देखिए शास्त्रों के अंदर असली तौर पर वर्ण को दरअसल अंग्रेजी में अगर इनकी बात करें तो उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि अगर एक देश है, एक देश है, अब देश के अंदर चार तरह के मूल लोग चाहिए, चार तरह के ऐसे ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम चाहिए, एक ऐसा व्यवसाय चाहिए जिसके आधार पर पूरा देश चल सके। जैसे ये बात मैंने अपने पिछले सोशियोलॉजी के लेक्चर में भी कही थी कि एक देश में अगर सभी लोग टीचर्स बन जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा, देश के अंदर व्यापार कौन करेगा, खाने की व्यवस्था कौन करेगा, देश को साफ कौन रखेगा। अगर देश के अंदर सभी लोग अगर खाने पीने की व्यवस्था करेंगे तो फिर देश की रक्षा कौन करेगा, देश को पढ़ाएगा कौन, शिक्षा कौन अर्जित करेगा, शिक्षा देगा कौन, और देश को साफ सफाई कौन रखेगा। तो एक ऐसा सिस्टम बना था, बहुत हजारों लाखों साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, एक ऐसा सिस्टम बना था जिसमें अगर मान लीजिए अगर ये पूरा भारतीय समाज है, ये सोसाइटी है, इसको सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था चार ऑक्यूपेशन के द्वारा। ठीक है, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग टीचर बन जाइए, है ना, चलो आप दूसरे लोग एक काम कीजिए, आप सोल्जर बन जाइए, आप देश की रक्षा की सुरक्षा कीजिए, आप सरहद पे तैनात हो जाइए। कुछ लोग थे चलो ठीक है आप व्यापार करना शुरू कर दीजिए, वैसे जो कैटेगरी थी आप व्यापार करें, निर्यात कीजिए, आयात कीजिए। किसान हो गए, खेती बाड़ी करने वाले लोग हो गए जो हमारा पेट पालन हमारा करते हैं। और कुछ लोग हैं शूद्र जो आप सर्विस कीजिए, आप इन सभी की सेवा कीजिए, आपको इन सभी की सेवा करनी। अगर हम इस ऑक्यूपेशन को डिवाइड करके रखेंगे तो हर चीज अपने बैलेंस तरीके से बढ़ेगी और देश पूरी तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने हर तरह के काम की जिसकी जरूरत है समाज को, आपने हर तरह के काम को इस पे डिवाइड कर दिया गया है। अब समाज बहुत ही इक्वल तरीके से आगे बढ़ेगा। तो वर्ण का जो इक्वल जो बेसिक डिवीजन था, जो आज हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो डिवीजन था, ये डिवीजन कभी भी किसी के प्रति घृणा के हिसाब से नहीं बनाया गया था। नहीं, ये डिवीजन बनाया गया था आपके व्यवसाय के हिसाब से। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के आधार पर, आपके किस तरह की नौकरी करते हो उसके आधार पर। नौकरी करने का मतलब ये नहीं है, पहले ये विचार नहीं था कि जो इंसान नाली, कचरा, कूड़ा ये साफ कर रहा है वो काफी निचले स्तर का, इस तरह की भावना पहले नहीं थी। इस तरह की भावना भी नहीं थी कि कोई इंसान अगर पढ़ा रहा तो उसकी इज्जत ज्यादा करनी चाहिए, इस तरह की भावना नहीं थी। सभी काम, हर काम को इक्वल माना जाता था, हर काम के अपनी एक महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंस थी, एक महत्व था हर एक अपने काम का। तो कोई काम छोटा नहीं था, कोई काम बड़ा नहीं था, हर काम इक्वल स्तर पे था। लेकिन हाँ,
किसी इंसान को कह दिया था कि चलो ठीक है आप ये काम कर लीजिए, तो उसकी जनरेशन, उसके बच्चे, उसके पोते उसी तरह का काम करते थे ताकि समाज के अंदर एक बैलेंस बना रहे। तो यह है वर्ण सिस्टम। इस शब्द का प्रयोग वैदिक काल में ब्राह्मणवादी पुस्तकों के अंदर सामाजिक वर्ग विभाजन के स्तर पर किया गया है, समाज का गठन, समृद्धि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जो चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इस तरह का ऑक्यूपेशन पहले से ही डिसाइडेड होंगे कि आप ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, तो सभी को सब चीज मिलेगी, सभी को सारी चीज मिलेगी। जैसे इसमें देखिए ये हल जोतरा है ना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है और यहाँ पे शूद्र है। तो अगर ये सभी चीजें, तो शूद्र का मतलब दरअसल ये नहीं है कि वो इंसान बहुत ही निचले कैटेगरी का इंसान है, ये चीज बाद में आई थी, उस पर हम डिस्कस करेंगे वो चीज क्यों आई, कैसे, वो चीज भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। हाल फिलहाल के लिए बस आप ये समझ लीजिए कि जो वर्ण विभाजन है समाज के अंदर, जो ऊंच नीच की जो बात है वो पहले नहीं थी, हर काम बराबर था, हर काम को एक दर्जा दिया गया था, उसका अपना एक महत्व था। तो ये श्रम का व्यवसायिक विभाजन था, न कि ऊंच नीच की भावना से रखा गया था। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? जिम्मेदारियां विभिन्न लोगों के बीच, सभी लोगों को एक एक जिम्मेदारी दे दी थी। ये चीज मैं कह चुका हूं ऑलरेडी आपको, हर इंसान को अपनी अपनी एक जिम्मेदारियां दे दी गई थी। इन जिम्मेदारियों के आधार पर समाज आगे बढ़ता है, ओवरऑल बैलेंस तरीके से समाज आगे बढ़ेगा। उसके बाद जाति की शुद्धता बनाए रखने और शाश्वत व्यवस्था स्थापित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। देखिए इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान, जैसे आज हमारे देश के अंदर आज इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, क्यों है? क्योंकि हर तरह का इंसान एक ही तरह की जॉब करना चाहता है। यही बात है। अगर हम बेसिक बात करें, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, तो यही कारण है कि हर एक इंसान एक ही तरह का काम करना चाहता है। हर इंसान हमेशा कह लो सो कॉल्ड जो बहुत ही साफ काम है, जो बहुत ही प्रतिष्ठित काम है, वही करना चाहता है। अगर सभी लोग, जैसे आप लोग सभी एलडीसी की तैयारी करो, आप अलग अलग वर्गों से बिलोंग करते हो, लेकिन आप एक ही तरह का काम करना चाहते हो, तो इसलिए वहां पर भीड़ ज्यादा हो गई है और वहां पर काम कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई है। ये चीज व्यवस्था पहले वर्ण विचारों में नहीं थी। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसकी जॉब पहले ही डिसाइड हो चुकी है, तो वो काम उससे नहीं कोई छीन सकता है, तो समाज इस तरह से आगे इक्वल बढ़ सकता था। ये चीज वर्णों के अंदर लिखी गई है, वर्णों के आधार पर समझाई गई है। ये शब्द मेरे नहीं है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ऐसा मत कहिएगा, ऐसा मत सोचेगा कि सर इस तरह की बात को प्रमोट करें, नहीं, मैं ये वो नहीं कह रहा हूं। ये चीज मैं बाकायदा मैं कह चुका हूं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं था वर्ण के आधार पर। ये तो तब करप्ट हुआ, ये तब जाके करप्शन इतना फैला जब कास्ट सिस्टम डेवलप, जब जातिवाद फैला, उसके बाद इस चीज को बहुत ही नकारात्मक तरीके से देखा गया था। खैर उसके बारे में बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो इस प्रणाली को व्यापार के भीतर संघर्ष और संबंधित कर्तव्यों के अतिक्रमण से बचने के लिए माना गया था कि अगर आज मान लो मैं शूद्र घर में पैदा होता हूं, तो मेरा काम है साफ सफाई करना, साफ सफाई करने का मेरा काम है, तो कोई इंसान मेरा काम छीन नहीं सकता है। तो मेरी रोजी रोटी की व्यवस्था पहले हो चुकी है, मुझे क्या करना मुझे पता। अगर मैं वैश्य वर्ग के अंदर पैदा होता हूं तो मुझे पता है मुझे आयात निर्यात, मुझे व्यापार करना है और मुझे खेती बाड़ी ये सब काम मुझे करना है। हल जोतना हो गया, गाय बैल रखना, लाइव स्टॉक करना, ये मेरा काम हो गया, तो मेरा काम कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। तो ये एक स्थिरता बनी हुई है, ये मेरा अधिकार और वो काम मैं ही करूंगा, कोई और काम इसको नहीं कर सकता है। तो इस तरह से बैलेंस रखने की कोशिश करी गई थी समाज के अंदर, उससे कहते हैं वर्ण सिस्टम। अब देखिए वर्ण व्यवस्था का पहला इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई? वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख प्राचीन संस्कृति ऋग्वेद के अंदर किया गया था। हमारे 4 तरह के हमारे वेद होते हैं, उसमें सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद, तकरीबन 1500 से 1000 बीसीई के दौरान लिखा गया था पुरुष सूक्ता श्लोक के अंदर। ये याद जरूर रखिएगा, पुरुष सूक्ता ऋग्वेद के अंदर, तो ऋग्वेद जरूर याद रखिएगा। और पुरुष सूक्ता श्लोक के अंदर ये बात कही गई थी, वर्ण सिस्टम की बात इसमें करी गई थी, तकरीबन 1500 से 1000 बीसी के अंदर, बिफोर क्राइस्ट के अंदर। माना जाता है कि पुरुष 4 वर्णों के संयोग से पहली बार गठित किया गया था। तो इस दौरान इस ऋग्वेद के अंदर इस तरह की बात की गई थी वर्ण सिस्टम की। वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण। अच्छा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो चीज मैं आपको कह चुका हूं पहले भी कि ब्राह्मण का काम क्या था? पुजारी का काम था, शिक्षक का काम था और बुद्धिजीवी का काम था। इन लोगों की जिम्मेदारी पूजा करने की थी, मंदिरों के अंदर हो गया, लोगों को शिक्षा देने की इनकी जिम्मेदारी थी। और उनकी तीसरी जिम्मेदारी क्या थी? बुद्धिजीवी, कोई अगर नया लॉ लेकर आना, कानून लेकर आना समाज के अंदर, तो वो इस तरह के सुझाव देते थे। बुद्धिजीवी इनका एक कार्यथन की एक जिम्मेदारी थी। क्षत्रियों की जिम्मेदारी क्या थी? योद्धा, राजा और प्रशासन। प्रशासन करने की जो जिम्मेदारी थी वो हमने किसको दे दी? क्षत्रियों को दे दी। वैश्विक कृषि, व्यापारी, किसान, जो किसान है, व्यापारी है, कृषि क्षेत्र में जो काम करता है, उसको हमने कह दिया वैश्विक कैटेगरी में रख दिया। और शूद्र जो श्रमिक होता है, मजदूर होता है, कारीगर होता है। क्योंकि देखिए किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर इन चारों में से एक भी चीज नहीं होती, मान लीजिए अगर ये नहीं होता, या ये तीन होते ये नहीं होता, ये तीन होते ये नहीं होता, या फिर ये तीन होते ये नहीं होता,
अगर इन चारों में से एक चीज भी नहीं होती तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इन किसी भी समाज में होने के लिए चारों ही चीजें बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वर्ण सिस्टम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था क्या कि ताकि समाज एक बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से आगे बढ़ सके। लेकिन समय के साथ जैसा कि मैंने बताया कि पहले वर्ण था, उसके बाद ये करप्ट होकर कास्ट में तब्दील हो गया, तो इसलिए इसलिए यहां पे लिखा है जाति के आधार पर। तो वो धीरे धीरे करप्शन क्रिएट होना शुरू हो गया, यहां पे भ्रष्टाचार फैल गया। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान के पास अगर नॉलेज है, किसी भी इंसान के पास अगर नॉलेज है और उसके पास ताकत है, तो उससे बड़ा पावरफुल इंसान और कोई नहीं होगा। अगर मेरे पास दुनिया भर का ज्ञान है और अगर मेरे पास दुनिया भर की ताकत है, तो नो बडी कैन चैलेंज मी, आई एम द मोस्ट डेंजरस पर्सन। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर और मुझे कोई हरा नहीं सकता अगर मेरे पास ज्ञान है और मेरे पास ताकत है। तो इसलिए समय के साथ हजारों सालों के बाद, बहुत 500, 1000, 2000, 3000 सालों के बाद क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे और जो क्षत्रिय थे, इन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है, उनकी जो एक ताकत है, उसको कायम रखने के लिए ये इस तरह के विचार लेकर आ गए, इस तरह की जो एक आइडियोलॉजी, एक मेंटेलिटी वो क्रिएट कर दी कि रूल हम ही करेंगे, क्योंकि इनके पास ताकत भी है और उनके पास ज्ञान भी है। तो जैसा मैं आपको कह चुका हूं, जिसके पास ज्ञान है, ताकत है, वो इंसान दुनिया पे राज कर सकता है। तो जब इन्होंने, इनके पास ताकत है, ज्ञान है, तो इन्होंने वैश्य और शूद्र को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया और कभी भी इन्होंने वैश्य को और शूद्र को ऊपर उठने ही नहीं दिया। और वहां से एक विभाजन क्रिएट हो गया कि जो लोग गंदा काम, जो गंदगी में, क्योंकि देखो अगर आपको साफ सफाई करनी तो आपको गंदगी में खुद जाना पड़ता है, गंदगी में खुद जाना पड़ता है। अब वो इंसान, जाहिर सी बात है, जो इंसान पढ़ाता है, जो इंसान मंदिर में रहता है, उसको खाने का उसका तरीका अलग है, वो अलग खाना खाता है। जो इंसान गंदगी साफ सफाई करता है, उसका खाने का तरीका अलग है, उसके जीने का तरीका अलग है, उसके सोने उठने का तरीका अलग है, उसका रहने का तरीका अलग होता है। और जो काम योद्धा करता है, तो योद्धा के खाने का तरीका अलग होता है ना, उसको अलग तरह का खाना चाहिए जो योद्धा होता है, क्योंकि उसको फिजिकली बिल्ड चाहिए। तो हर क्षेत्र, जब से वर्ण बना, उससे क्या हुआ, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके खाना खाने का तरीका, आपके जीने का तरीका, ये तरीके पे निर्धारित होने लग गए। जब ये तरीके निर्धारित होने लगे तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ हजारों सालों तक वो डिवीजन क्रिएट हो गया। ये उसी तरह की बात है जैसे आप मान लीजिए, अगर एक सोसाइटी यहां से बढ़ना शुरू होती है, अगर एक सोसाइटी ये है, ये सब एक साथ रहते थे, लेकिन चार तरह के वर्ण इन्होंने शुरू कर दिए, अब चारों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अभी तो इनके बीच में गैप कम है, लेकिन समय के साथ ये गैप बढ़ता गया। जाहिर सी बात है, वो गैप शुरुआत में बहुत कम था, लेकिन समय के साथ वो गैप बढ़ने लगा। ये देखिए आप, ये डायरेक्शन यहाँ जा रहा है। तो पहले गैप कम था, तो हजारों सालों, 500, 1000, 3000 सालों के बाद वो गैप बढ़ने लगा। तो आज अगर हम देखते हैं तो इनके बीच में इतनी दूरी आ चुकी है। आज हम इनके बीच में देखें तो इतनी दूरी इनके बीच में आ चुकी है, जो दूरी पहले बहुत कम थी। तो यही बात है, जैसे जैसे समय, टाइमलाइन बढ़ता गया, जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे इनके बीच में दूरियां आती गई। और वैसे ही वैसे आज ब्राह्मण और शूद्र एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। आज ब्राह्मण सह नहीं सकता है कि किसी शूद्र की प्रथा उसके ऊपर आ जाए। तो ये इस तरह से करप्ट हुआ, इस तरह से डेवलप हुआ है। तो जो डिवीजन पहले बहुत कम था, जिसका आधार तो सिर्फ एक ऑक्यूपेशन था, आप किस तरह की नौकरी करते हो, वही एक आधार था। ये नहीं था कि आपकी नौकरी छोटे स्तर की, एक गंदी नौकरी, अच्छी नौकरी, इस तरह की कुछ बात नहीं थी। लेकिन समय के साथ, मैं कह रहा हूं, समय के साथ 500, 1000, 3000, 5000, 6000 सालों के बाद इतना डिवीजन आ गया कि आज इनके बीच में इतना ज्यादा गैप आ चुका है। अब तो इसलिए जब जैसे जैसे शास्त्र पढ़ना शुरू हुए थे, अब आप मुझे बताएं, अगर आप किसी एक वर्ग को, एक स्थायी, एक तरह के वर्ग को अगर आप पढ़ने का अधिकार दे दो, और अगर मान लो इनको पढ़ने का अधिकार जैसे नहीं था, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था। अब क्योंकि ब्राह्मण, अगर आप किसी को पावर देते हो, ताकत देते हो, तो कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मेरी ताकत किसी और के पास जाए, मेरी अथॉरिटी कम हो। तो इन्होंने क्या किया, पढ़ने का जो अधिकार है वो इन्होंने सिर्फ अपने पास रख लिया। सिर्फ इनको था पढ़ने का अधिकार और इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्षत्रिय को भी काफी हद तक था, ठीक है, उनके पास ताकत है, पावर है, ये भी पढ़ते थे, है ना। लेकिन जो वैश्य होकर, जो शूद्र होकर, खास करके शूद्र, चलो वैश्य को भी हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन जो शूद्र थे उनको बिल्कुल भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब इनको उठने ही नहीं दिया। और ब्राह्मण के पास सबसे ज्यादा नॉलेज थी, क्षत्रियों को काफी हद तक कम पढ़ाया जाता था और वैश्य को तो बहुत ही कम पढ़ाया जाता था, लेकिन शूद्र को तो बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं जाता था। तो जो पढ़ने का अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मण के पास रह गया। जिसके पास पढ़ने का अधिकार आ गया और अगर दूसरे लोगों से अधिकार छीन लिया गया, तो अब ये इसकी मर्जी है, अब ये इस पर्टिकुलर वर्ग की मर्जी है कि अब वो क्या पढ़ाता है। समझ रहे इस बात को। अगर मैं आपको कुछ भी पढ़ाता हूं, अगर आप ये मान चुके हो, अगर आप ये सोच के बैठ चुके हो कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वही सत्य है, उससे ज्यादा कुछ सत्य नहीं है, और सर को ही सब कुछ सच आता है, सर को ही सारा ज्ञान है, हमको कुछ ज्ञान नहीं है, अगर ये अथॉरिटी मैं अपने पास रख लेता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वही सत्य है, तो मैं आपको कुछ भी पढ़ा सकता हूं।
चलो आज तो इंटरनेट है, सब कुछ है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि सर सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, तो जो मैंने पढ़ा दिया वही सत्य है। तो इसलिए वैसे ही समय के साथ, जैसे मैंने बात कर दी, हजारों सालों, हजारों 3000 4000 5000 सालों के बाद शास्त्रों के अंदर ये चीजें गठित कर दी गई थी, शुरुआत कर दी गई थी ब्राह्मणों के द्वारा और कह लो क्षत्रियों के द्वारा, कि इन्होंने जातिवाद को इस तरह से शुरुआत कर दी थी। इन्होंने ये मानना शुरू कर दिया था कि हम सबसे ऊपर हैं, हमसे नीचे वैश्य और शूद्र सबसे नीचे आते हैं। एक चांडाल कैटेगरी भी थी उस समय, एक चांडाल कैटेगरी भी थी। अब जब हम बात करते हैं वर्णों की, तो वर्ण के दौरान एक अनटचेबिलिटी, अछूत वाली दिक्कत नहीं थी। कोई भी अछूत वाली जो बात थी, अछूत वाला जो समाज का रूल है वो नहीं था। ये कब से है अछूत वाली अनटचेबिलिटी वाला, कब से रूल आया है? जब से जातिवाद फैला है। जातिवाद का टॉपिक मैं आपको अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लेकिन पूरा जातिवाद हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो कहने का मतलब ये है, ब्राह्मण के पास जब पढ़ने का अधिकार सिर्फ इनके पास था, तो इन्होंने तय किया कि हमें पढ़ाना क्या है, और इसी तय के आधार पर उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया कि दरअसल जो ब्रह्मा होते हैं, जो ब्रह्मा है, ये भगवान है। ब्रह्मा का जो मुख है वो मुख हो गया ब्राह्मण, जो उनका जो शरीर है, जो उनका पौरुष है, जो उनके जो हथियार है, ताकत है, वो बल कौन हो गया? क्षत्रिय हो गए। जो उनका पेट पूजा करता है, क्योंकि हम पेट पूजा करते हैं, पेट पूजा कैसे होती है? खाने से होती है, व्यापार करने से होती है, ट्रेड करने से, बिजनेस करने से होती है ना? आप कृषि करते हो तो पेट पूजा, तो उस पेट को किसको दे देता? ये दे देता वैश्य कैटेगरी को। और जो पैर होते हैं, जो पैर इन तीनों की सेवा करते हैं, जो इन तीनों की सेवा करते हैं, उसे कहते हैं शूद्र। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण आ गया, जो उनका पौरुष है, जो उनका जैसे चेस्ट हो गया, जो हाथ का जो बल हो गया, पौरुष हो गया, वो आ गया क्षत्रिय के पास। जो पेट पूजा की जहां तक बात है, जो पेट का ध्यान रखता है, उसमें वैश्य कैटेगरी वाले लोग आ गए। और जो पैरों की बात जिसमें करते हैं हम, जो जहां पे पैर इस्तेमाल करते हैं, पैरों, जो इन तीनों को लेके चलता है, शरीर को, जो शरीर के तीनों हिस्सों को लेके चलता है, पैर, उसे हमने कहते हैं शूद्र। शूद्र सबसे नीचे हो गए, ब्राह्मण सबसे ऊपर हो गए। ये जो फिलॉसफी है, ये जो आइडिया हमको कहां से मिला है? शास्त्रों से मिला है। और शास्त्र किसने लिखे हैं? ब्राह्मण्स ने लिखे हैं। और इन्होंने ऐसे शास्त्र क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारी जो ताकत है, हमको जो इतनी इज्जत मिल रही है, हमारी जो इतनी आराम की जिंदगी है, वो कहीं भी कोई हमको चैलेंज कर सके। तो इसलिए इस तरह की बात यहाँ पे लिखी गई थी कि ब्राह्मण्स बनेंगे, ब्राह्मण्स इनके मुख है, इनका जो सर है, क्षत्रिय इनका पौरुष है ना, वैश्य इनके पेट हो गया, जांग वाला एरिया हो गया, और शूद्र इनके हो गए पैरों वाला हिस्सा। ठीक है। और दलित हिस्सा पहले दलित नहीं था, पहले अनटचेबल वाला नहीं था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये करप्शन बढ़ा, जैसे जैसे वर्ण सिस्टम जाति में तब्दील होना शुरू हुआ, तब से हमने दलित को अनटचेबल, अछूत वाला एक कैटेगरी भी अलग से बना दी, जिसको हम कहते हैं चांडाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे, अभी अलग अलग कार्य, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग इनके जो काम है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ब्राह्मण का काम क्या था? वे शिक्षा और आध्यात्मिक प्रदान करते हैं, नेतृत्व है उनका, किसी भी समाज की दृष्टि और मूल्य निर्धारित करना चाहिए। क्षत्रिय का अलग काम है, वैश्य, शूद्र, ये बात मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और जैसे डिस्क्राइब किया गया है। जरूरी बात इसके अंदर ये है, जरूरी बात इसके अंदर ये है, जैसे जैसे, अब ये चीज पहले बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, थोड़ा अच्छी भाषा में लिखा हुआ, ताकि आपको लिखने का, आपको एग्जाम में लिखने के लिए आपके लिए आसानी हो। जरूरी बात इसमें ये है, ये वाली बात देखिए। अच्छा एक बात और, ये जो वर्गीकरण है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो स्ट्रेटिफिकेशन है, ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं था, ये पूरी दुनिया के अंदर है। देखिए ये वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर भी ये है ना। अगर आप फ्रेंच क्रांति जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, विश्व इतिहास के अंदर जब मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो पश्चिमी सभ्यता थे वो भी डिवाइडेड थी इन सभी इस तरह, यहाँ पे भी काफी लेयर्स थी इनके अंदर भी। ठीक है, खैर अब यहाँ पे क्या लिखा? अनुशासित विचारधारा, अहंकार, संघर्ष, भेदभाव और शोषण। कहने का मतलब यह है, आपको यह समझना होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जब से कैटेगराइजेशन होना शुरू हुआ, स्तरीकरण होना शुरू हुआ, वर्गीकरण होना शुरू हुआ, तब से एक अनुशासित विचारधारा बन गई। शूद्रों को ये लगना शुरू हो गया, उनको ये महसूस होना शुरू हो गया कि हाँ सच में उनकी जगह नीचे ही है। उन्होंने अपना इसको कहते हैं ना, हमारा भाग्य यही है, तो उन्होंने इसको भाग्य पे निर्भर होना शुरू हो गए। उनको ये लगता था कि हाँ भगवान ने हमको इसी काम के लिए बनाया, हम यही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरह की बात किन्होंने उनको इम्पोज करना शुरू हुए थे? ब्राह्मण्स ने। क्योंकि ब्राह्मण्स के पास शास्त्र बनाने की ताकत थी, वो शास्त्र में जो पढ़ाते थे वही पढ़ाते थे, सही क्या है गलत क्या है वो ब्राह्मण्स ही तय करते थे। तो ये चीज शूद्रों के अंदर काफी हद तक ये चीज घटित हो गई थी कि हाँ हमारा काम लोगों की सेवा करना ही है, हमारा काम साफ सफाई करना ही है। तो ये एक अनुशासित एक विचारधारा बन गई थी, एक अनुशासित विचारधारा बन गई थी। अनुशासित इसलिए क्योंकि
किसी भी दूसरे वर्ग के पास ये ताकत नहीं थी, ये हिम्मत नहीं थी कि वो इस अनुशासन को तोड़ सके, वो इस अनुशासन को तोड़ सके। तो सभी लोग अपने अपने अनुशासन में काम करते गए। ब्राह्मण्स वही काम करता गया जो तय की गई थी, क्षत्रिय वही काम करता गया, वैश्य वही काम करता गया और शूद्र भी वही काम करता गया। तो ये एक बहुत ही अनुशासित तरीके से आगे बढ़ने लगा। ये जो विचारधारा है लोगों के अंदर काफी हद तक बैठ गई थी और काफी लोग इससे बाहर आना ही नहीं चाहते थे, या यूं कह लीजिए आने बाहर इनको आने दिया नहीं गया। ओके, अहंकार संघर्ष, यहाँ पे ईगो क्लैश होने लगा। ईगो क्लैश का मतलब ये कि जिससे ब्राह्मण जो इज्जत, जो रौब, रुतबा, ताकत, जिंदगी के जो लग्जरीज लाइफ है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय को मिलना शुरू हुई, कोई नहीं चाहता था कि वो चीजें उनसे छिने। तो यहाँ पे क्या गया, ईगो क्लैश आ गया। अहंकार का जो संघर्ष है वो आना शुरू हो गया, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि जो लोग गंदगी में रह रहे हैं वो उनके कभी बराबर आके बैठे। इसमें अहंकार आ गया। आप समझ रहे हैं इस चीज को? जो इंसान सोने चांदी की थाली में जो खाना खा रहा है और एक शूद्र है जो गांव में रह रहा है, गंदगी में कचरे में रह रहा है, साफ सफाई करता है, लेटरिन पॉटी साफ करता है, उस तरह के इंसान आकर इसमें हमारे बराबर बैठे हैं, हमारे बहू बेटियों से शादी करें, हमारे साथ संबंध बनाए, वो सभी चीजें धीरे धीरे छूट गई। क्योंकि देखिए ये चीज मैं कह चुका हूं, अब मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जैसे ही वर्गीकरण हुआ, वर्ण सिस्टम आया, तो उससे अलग अलग ऑक्यूपेशन मिले। जो इंसान जैसी नौकरी करता है वो उसी तरह से जीवन यापन करता है। अगर कोई इंसान प्रशासन के अंदर है, ऑफिसर लेवल का है, तो वो उसी तरह का जीवन यापन करेगा। वो उसका उठने बैठने का तरीका अलग होगा, उसे खाने पीने का तरीका अलग होगा, उसको दिनचर्या अलग होगी, उसका पूजा पाठ करने का तरीका अलग होगा। कोई इंसान कह लीजिए जो कचरा उठाता है, कचरा ढोता है, उसके खाने पीने का तरीका अलग होगा, उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, उसके नहाने धोने का तरीका अलग होगा, उसका जिस जगह पर रह रहा है वो उस जगह रहने का तरीका अलग होगा। कहने का मतलब है कि आप जिस तरह की नौकरी करते हो आपको उसी तरह का जीवन जीना पड़ता है। तो अगर आपकी नौकरी किसी दूसरे इंसान की नौकरी से बहुत अलग है तो आपके खाने पीने के तरीके में, आपके कपड़े पहनने के तरीके में काफी फर्क होगा। और समय के साथ हजारों सालों के बाद वो फर्क इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब आप उस इंसान से बैठना तक मंजूर नहीं है आपको, उस इंसान का पानी पीना तक आपको मंजूर नहीं है, उस इंसान का आपका साथ बैठ के उसकी परछाई भी आपके ऊपर आ जाए ऐसा आपको मंजूर नहीं है। तो ये क्यों हो गया? ये क्यों हुआ? ये आपके अहंकार का संघर्ष है। ये आपके अंदर अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि आप सोचते हो कि मैं सबसे ऊंचा हूं, बाकी सब मेरे से नीचे हैं। तो जैसे जैसे अहंकार बढ़ता गया वैसे वैसे सोसाइटी के अंदर डिवीजन आने लग गया था। ओके, भेदभाव, और इसी अहंकार की वजह से भेदभाव बढ़ गया। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अहंकार आया तो भेदभाव बढ़ गया। जो भी दुनिया की अच्छी चीजें हैं वो हमारे लिए है और जो बुरी चीजें वो उनके लिए है, तो भेदभाव आना शुरू हो गया। अगर आपके पास ताकत है, ज्ञान है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी इंसान के खिलाफ भेदभाव कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जैसे भेदभाव तो वैसे ही शोषण शुरू हो गया। जैसे जैसे भेदभाव आया तो वैसे ही आपने शोषण करने का लाइसेंस आपको मिल गया। अगर आपके पास ताकत है, आपके पास दुनिया का ज्ञान है, तो आप आसानी से किसी भी इंसान का शोषण कर सकते हो। क्योंकि देखिए, शोषण हमेशा ताकतवर ही कमजोर पे कर सकता है। कोई भी, आपने सुना नहीं होगा कि किसी कमजोर ने किसी ताकतवर इंसान का शोषण किया, नहीं। कोई ताकतवर इंसान ही किसी कमजोर का शोषण करता है। ये दुनिया की सच्चाई, ये हकीकत है। ये क्यों है? क्योंकि पहले एक विचारधारा बनाई गई, उस विचारधारा को पूरा कंपोज किया गया, अनुशासित विचारधारा बनी। उस विचारधारा को फॉलो करते करते लोगों के अंदर अहंकार आ गया। जैसे ब्राह्मण क्षत्रियों के अंदर अहंकार संघर्ष होना शुरू हो गया, ईगो क्लैश होना शुरू हो गया। ईगो की वजह से यहाँ पे भेदभाव शुरू हो गया और ये शोषण होने लगा। अब ये एक सिस्टम था, ये एक तरीका था, सोसाइटी इस तरह से बढ़ी है। और ये तरीका ऐसा नहीं कि रातों रात हो गया है। मैं बारंबार कह चुका हूं कि इस चीज को होने में, डेवलप होने में हजारों साल लगे हैं। 500 साल, 1000 साल, 3000, 5000 साल, सालों लगे। और सालों साल होते होते ये गैप इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनके बीच में कभी भी तालमेल आज तक बैठ नहीं पाए। इसलिए आज भी, आज 21वीं सदी के अंदर भी आज हमारे अंदर इतना ज्यादा जातिवाद फैला हुआ है। आज भी हम ब्राह्मण शूद्र इतना ज्यादा करते हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, सरकारें इसके आधार पर सरकारें बनाती हैं अपनी, जितनी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं। खैर, तो इस तरीके से आगे बढ़ा है। तो इस पूरी स्लाइड के अंदर ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अनुशासित विचारधारा, अहंकार का संघर्ष हुआ, उसके बाद भेदभाव बढ़ा और फिर शोषण बढ़ना शुरू हुआ है। आखिरी में आपको इतना ही बताऊंगा कि एक चीज और शुरू हुई थी, जब इसको कहा था द्विज बॉन्ड। उसको द्विज कहा जाता था। द्विज, द्विज मतलब क्या होता है? दो बार। द्विज मतलब होता है दो बार। ऐसा एक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण्स ने शास्त्र पढ़ाना शुरू किया, अधिकार सिर्फ ब्राह्मण के पास था, तो ब्राह्मण ने शास्त्रों के अंदर ये चीज भी लिखना शुरू कर दी कि हम जो ब्राह्मण हैं
आम जो लोग होते हैं, शूद्र होते हैं, वो सिर्फ एक बार पैदा होते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं वो 2 बार पैदा होते हैं। क्यों? पहला जन्म होता है जो बायोलॉजिकली, जो एक जो प्रैक्टिकल तरीके से जो जन्म लेते हैं, अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, एक पहला जन्म तो वो होता है। दूसरा जन्म वो होता है जब वो अपने शास्त्र को पूरा पढ़ के, उनको याद करके अपने धर्म को धारण करते हैं, अपने धर्म को धारण करते हैं, वो उनका दूसरा जन्म होता है। उसे कहते हैं ट्वाइस बॉर्न, उसे कहते हैं द्विज, उसे द्विजा कॉन्सेप्ट कहा जाता है। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म हुए, ट्वाइस बॉर्न 2 बार जो पैदा होते हैं। इसका मतलब ये है 2 बार जन्म होने का अर्थ है कि आप धार्मिक रूप से बड़े हो गए हो, धार्मिक रूप से बड़े हो गए। यहाँ पे धर्म बीच में आ गया है ना, जहां जैसा आपने देखा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों ही कैटेगरी यहाँ पे धर्म को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है। आपको वैदिक धर्म का सदस्य बना रहे हैं, संस्कृति सीखने, वेदों का अध्ययन करने और वैदिक अनुष्ठान करने के योग्य आप हो चुके हो, इसलिए अब आपका दूसरा जन्म होता है। ये जो आपका दूसरी बार जन्म हुआ है उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? उपानयाना, उसे कहते हैं उपानयान। जो चीज मैंने लिखी है ये प्रक्रिया है। पहला जन्म आप तब लेते हो जब आप पैदा होते हो, दूसरा जन्म आप तब लेते हो जब आप धार्मिक तरीके से मिच्योर हो जाते हो, धार्मिक रूप से आप बड़े हो गए हो, वैदिक धर्म का सदस्य बन चुके हो, संस्कृत भाषा आपने सीखी है, वेद सीखे हैं आपने, और आपने जनेऊ को धारण किया है। आपने देखा होगा जो जनेऊ पहनते ब्राह्मण्स, जनेऊ पहनने की जो प्रक्रिया है उसे इसे कहते हैं आपने दूसरी बार जन्म लिया है। और ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, क्षत्रियों के अंदर भी चीज होती है, लेकिन शूद्रों को और वैश्यों को नहीं है। तो जो इंसान 2 बार पैदा हो सकता है, जाहिर सी बात है वो आपसे ज्यादा जरूरी है, वो आपसे ज्यादा बड़ा है और वो आपसे ज्यादा सुप्रीम है। तो सुप्रीम की बात हो गई। ये जो हायरार्की क्रिएट हुई है कि आप हमसे नीचे हैं और हम हमसे ऊपर हैं, वो भावना इससे शुरू हुई क्योंकि इस तरह की बातें गठित की गई थी शास्त्रों के अंदर और दलितों को समझा दिया गया था, उनको कन्विंस कर दिया गया था कि हम आपसे ज्यादा स्पेशल हैं क्योंकि हम 2 बार जन्म लेते हैं। हमारे शास्त्रों में इस तरह की बातें लिखी गई हैं। ये देखिए उपानयाना की प्रक्रिया इस तरह से होती है जब वो धर्म को, एक इंसान अब इसका आज का दूसरा जन्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज इसने धर्म को पढ़ लिया है, अभी धर्म को लेने के हिसाब से काफी मजबूत कह लीजिए मेच्योर हो चुका है। दीक्षा का अनुष्ठान 3, ये इसमें ब्रह्मचर्य को, वैश्यों को और क्षत्रियों को रखा गया है, लेकिन शूद्रों को इससे बिल्कुल निष्कासित कर दिया गया है। तो ये जो तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो चीज उपानयाना की, उसके ऊपर एक किताब लिखी थी आर सी प्रसाद साहब ने। ये किताब बहुत अच्छी, उपानयाना जो पूरा प्रोसेस है, किस तरह से ब्राह्मण दूसरी बार जन्म लेता है ना, ये पूरी तरीका है। तो इसे कहते हैं द्विजा बॉन्ड। ये उपानयाना की प्रक्रिया उसके तहत किया जाता है। तो इस चीज से ये और भी ज्यादा स्थापित हो जाता है कि जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये लोग सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर पर तवज्जो रखते हैं, बहुत ज्यादा इनकी जो स्थिति काफी तक मजबूत हो गई है। इसी वजह से जो दलित सेक्शन है, जो शूद्र की जो कैटेगरी है, वो काफी हद तक पिछड़ी रह गई है और काफी हद तक उनके खिलाफ भेदभाव होता गया, उनका शोषण होता गया। तो आज हमने डिस्कस किया है वर्ण सिस्टम को, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 5 सेकंड के अंदर। सिलेबस का आपका पार्ट है भारतीय जाति और वर्ग। जाति को समझने से पहले हमको वर्ण समझना पड़ेगा। तो वर्ण को समझने से पहले हमने डिस्कस किया है सामाजिक स्तरीकरण है। सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार होते हैं, क्लास, स्टेटस, पावर। इन 3 के आधार पर पूरा समाज डिवाइडेड होता है। इसके बीच में अलग अलग लेयर्स बनी हुई होती है। और उसी तरह की लेयर्स कैसे बनी थी? वर्ण सिस्टम के अंदर। तो वर्ण सिस्टम क्योंकि अलग अलग काम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग नौकरियां हैं, इनकी नौकरियां अलग अलग थी, तो उनको जीवन यापन करने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग हो गया। और उसी के आधार पर उनका क्लास डिसाइड हुआ, उसी नौकरी के आधार पर उनका स्टेटस डिसाइड हुआ और वैसे उनकी ताकत भी डिसाइड हुई है। तो ये बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, वर्ण व्यवस्था की बात कर चुके हैं, किस तरह से ब्राह्मण ब्रह्मा थे, ये एक वेदों में लिखी गई बात थी कि जो ब्रह्मा का मुख होता है वो ब्राह्मण होते हैं, जो शरीर होता है जो वो क्षत्रिय होता है, और जो उनका पेट होता है वो वैश्य हो गया, और जो उनके पैर हो गए वो हो गए शूद्र हो गए। क्योंकि इस तरह के डिवीजन से क्या हो गया कि शूद्र का कर्तव्य है कि ऊपर के 3 वर्गों की सेवा करना, तो उनको पैर की कैटेगरी दे दी गई थी। और वो उसके बाद इस पूरी धारणा को, इस पूरी सोच को एक बहुत ही अनुशासित तरीके से हजारों साल तक फॉलो किया गया था। उसके बाद इसी की वजह से ईगो क्लैश होने शुरू हो गए, क्योंकि आज ब्राह्मण के अंदर, क्षत्रिय के अंदर एक ईगो आ गया, एक अहंकार का संघर्ष आ गया कि हाँ हम उनसे ऊपर हैं और वो हमसे नीचे हैं। उसके बाद भेदभाव शुरू हो गया और उसी वजह से शोषण शुरू हो गया। उसके बाद उपानयाना की मैंने बात करी है, द्विज बॉन्ड की बात करी। द्विज बॉन्ड एक अलग कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर दिया गया था कि जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वो 2 बार पैदा होते हैं। बाकी जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सिर्फ 1 बार ही जन्म लेते हैं। दूसरी बार जन्म लेने का मतलब क्या है? उपानयाना की प्रक्रिया, जब आप धार्मिक तौर से मेच्योर हो जाते हो, जब आप धर्म के रूप से बड़े हो जाते हो, आप वैदिक धर्म का सदस्य बन जाते हो, संस्कृत सीखते हो। चलिए, तो आशा करता हूं आपको वर्ण सिस्टम समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कास्ट सिस्टम, जातिवाद को डिस्कस करेंगे, किस तरह से वर्ण सिस्टम जातिवाद के अंदर तब्दील हुआ है, क्या मूल कारण थे आज भारत के अंदर जातिवाद का, क्या स्तर है, वो सभी बात हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।